नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC 101 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 8 यानी लोकतंत्र का विचार को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इकाई 8 अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है वो लोकतंत्र पर ही जो है वो बेस्ड है। और आज इस यूनिट में हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र का जो विचार है वो आया कैसे, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, लोकतंत्र के प्रकार और उनके सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सारे टॉपिक जितने भी इग्नू में कोर्सेस हैं सभी को हम लोग धीरे धीरे जो है वो शुरू करने वाले हैं। और भी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। उसके बाद सबसे पहला नोटिफिकेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों पर जो है असाइनमेंट हम आपको देते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर लोकतंत्र का विचार। देखिए, लोकतंत्र के विचार में सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र है क्या। तो देखिए, लोकतंत्र क्या है। अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको ये बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए कि लोकतंत्र आखिर है क्या, डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है चैप्टर के कारण जो है हमें आपको समझाना पड़ेगा, ये हमारा जो है ड्यूटी है। देखिए, लोकतंत्र, लोक यानी जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन, वैसा शासन, ठीक है, जिसका जो आधार है वो क्या है, वो जनता है, वह पब्लिक है। तो वैसा शासन जो जनता के आदेश से ही और जनता के मतों से ही, जनता के कारण ही जो है वो चलती है और गिरती है, उसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। यानी जहाँ पर जनता को सबसे पहला प्रायोरिटी किसे मिलता है, जनता को मिलती है। वैसा शासन जहाँ पर जनता को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, जहाँ पर जनता को कुछ भी करने का, कुछ भी पहनने का, कोई भी भाषा बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का अधिकार जब दिया जाता है तब हम उसे कहते हैं लोकतंत्र। अमेरिका का एग्जाम्पल ले, भारत का ले, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का, तो यहाँ क्या, यहाँ डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में मैक्सिमम कंट्री में क्या है दोस्तों, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के जो उलट है उसे हम लोग कहते हैं राजतंत्र। तो अगर हम चाइना को देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। चाइना के जो लोग हैं वो यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फेसबुक नहीं चला सकते, उन्हें सरकार के अगेंस्ट में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप भारत को देखें तो भारत में सरकार के विरोध में कितने ही लोग बोलते हैं। JNU की बात करें तो JNU में जो है सरकार के विरोध में लगातार नारे लगते रहते हैं, देश के विरुद्ध में लगातार नारे लगते रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई जो है ढंग से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वे लोकतंत्र का चादर जो है पहनकर, ठीक है, भारत देश पर ही क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। वे जो लोग हैं ना, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के बाहर में रहकर जो है ना हमारे देश पर मतलब कि हुकूमत करना चाहते हैं, बात करते हैं हमला कर देंगे, मैं पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों का कहना है कि आपके बनाए कानून से ही जो है ना हम आपके देश को बर्बाद करेंगे। तो उनका कहना है कि आपने अपने देश में जो लोकतंत्र लागू किया हुआ है ना, किसी को कुछ भी बोलने कहने का अधिकार है, ठीक है, तो हम कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहलवा कर जो है आपके देश को तोड़ सकते हैं। आज देखिए, एक नेता आते हैं टीवी पर या ट्विटर पर एक स्टेटमेंट देते हैं और पूरा न्यूज़ डिबेट एक हफ्ते तक जो है उस पॉइंट पर और उनके उस ट्वीट पर, उनके उस स्टेटमेंट पर चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है लोग लोकतंत्र का फ़ायदा उठाकर अपने देश में जो है ना गंद फैला रहे हैं। हमारे देश के अंदर में जो हमारे जो एक मतलब कि हम लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र एक प्रकार से अच्छा भी है तो मैं इसे एक प्रकार से बुरा भी मानता हूँ। बुरा इसलिए क्योंकि देखिए, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि भाई लोकतंत्र है, किसी को पैसे दे दिए, जाओ भाई तुम जाकर ये बोल दो, तुम जाकर बोल दो कि भारत माता ये है, तुम जाकर बोल दो कि भारत ये है, तो उस पर कार्रवाई तो होती है। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कभी कतई नहीं होती। आप 2 महीना जेल में रख के उसे फिर से छोड़ दिया जाता है, निकलने के बाद जेल से फिर वो जो है वही बातें करती है। तो दोस्तों, लोकतंत्र का पूरा सार ये है, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। अब देखिए, लोकतंत्र की संकल्पना आज से करीब 2500 वर्ष पहले अर्थात 500 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में आई थी, ठीक है। एथेंस कहाँ पर था, यूरोप में था, ग्रीस, ठीक है। इसी तरह डेमोक्रेसी शब्द का उद्भव यूनानी शब्द डेमोक्राटिया
से हुआ है, जो दो यूनानी शब्दों डेमोस यानी लोग और कार्टोस यानी ताकत, शक्ति, मैंने आपको पहले ही कहा कि लोकतंत्र, लोगों की शक्ति, लोगों की ताकत, ठीक है। तो डेमोस और क्राटोस, ठीक है, यानी लोग और शक्ति से मिलकर बना है। इस प्रकार लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा शासन होता है, जो कि सरकार के सच्चे अर्थों में वैधानिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र आखिर है तो है क्या। लोकतंत्र में, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र व्याप्त है तो उस देश में किसी को भी, ठीक है, ये अधिकार मिलता है कि आप अपने इच्छानुसार कोई भाषा बोल सके, किसी भी धर्म को आप मान सके, कोई धर्म का आप प्रैक्टिस कर सके, कुछ भी पहन सके, कहीं भी घूम सके, ठीक है, सरकार के विरोध में आप बोल सके। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर मैं सरकार के विरोध में बोलने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसे आप देश के विरोध में बोलने की बात ना समझ लें। आप सरकार के विरोध में बोल सकते हैं, वो आपका अधिकार है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कांग्रेस नहीं पसंद, हो सकता है कि आपको भाजपा नहीं पसंद, लेकिन आप अपने देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप अपने देश के खिलाफ बोलते हैं तो इस पर आप पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र को समझने के बाद अब हम आगे जानेंगे कुछ चीज़ों पर। अब देखिए लोकतंत्र का फायदा क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि जो लोकतंत्र, जो राजतंत्र, जो चाइना है और इंडिया दोनों को अलग करता है। तो चाइना में क्या है, चाइना में देखिए जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो जनता है वो दबे कुचले की तरह रहेंगे, उनको ये खुला छूट बिल्कुल नहीं मिलेगा कि अपने मर्जी से कुछ भी कर सके। यानी सरकार का पूरा जो आधिपत्य है वो पब्लिक पर रहेगा। पब्लिक क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कौन सी भाषा बोलेगी, ये निर्णय कौन लेगा, ये सरकार लेगी। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक देश में मुझे कौन सा भाषा बोलना है ना, ये मुझ पर है, ये मेरा अधिकार है कि मैं कौन सा भाषा बोलूँगा, ये मेरा अधिकार है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किसी अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा या नहीं। चाइनीज़ लोग अमेरिकन चीज़ों का यूज नहीं करते, क्योंकि सरकार ने बैन करके रखा है। अगर आप करते भी हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया जाएगा। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, या अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोग हमारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारे लोग वहाँ की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास अधिकार है कि हम हर 5 साल में सरकार को है बदल सकते हैं, लेकिन चाइना या रशिया के पास क्या है, ऐसा नहीं अधिकार जनता के पास कि वे हर साल सरकार को चेंज करें, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है ही नहीं, जनता का शासन वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं तो वोटिंग से नहीं होते, वहाँ पे एक पार्टी की सरकार है, एकल पार्टी की सरकार है। वहाँ पे आपको एक पर्ची मिलेगा, उस पर्ची में आपको ये लिखा हुआ रहता है कि आपको ये पार्टी पसंद है या नहीं, आपको येस और नो में क्या करना है, आंसर देना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ठीक है, जो एक बहुत ही मतलब क्या कहें, भारत के लिए एक बहुत ही घटिया किस्म के जो है ना इंसान थे, भारत को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने, विंस्टन चर्चिल ने। तो विंस्टन चर्चिल को लोकतंत्र में क्या था, संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन की प्रणालियों में सबसे बेकार प्रणाली हो सकती है। मतलब कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास था ही नहीं। किनको, विंस्टन चर्चिल को। ये विंस्टन चर्चिल कौन थे, ये जब अंग्रेजों का गुलाम थे तब ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आज से अगर आप 100-150 साल पीछे चले जाएं तो यूरोप की बात करें या किसी भी और देश की बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र तो बिल्कुल था। लोकतंत्र देखिए, आज का जो लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र आज से 100 साल पहले नहीं था। लोकतंत्र शब्द तो था, कई देशों में नाम मात्र का लोकतंत्र तो लागू किया गया था, लेकिन जनता को अधिकार नहीं दिए गए थे। महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। अमेरिका में भी सेम कंडीशन था, लोगों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। 1920 यानी अमेरिका में 1920 में क्या हुआ, वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। 1928 में ब्रिटेन में क्या मिला, ठीक है, ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब दिया गया, 1928 में दिया गया। लेकिन लोकतंत्र वहाँ पर था, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जो है ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी करते थे वे लोग कि लोकतंत्र तो था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। कुछ चीज़ों पर महिलाओं को अधिकार नहीं था। अब सोचिए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था यूरोप में। चलिए हम मान लेते हैं कि हम पिछड़े थे, हम भारतीय थे, अफ्रीकन लोग पिछड़े हैं, वे भारतीय, वे बहुत ही निम्न वर्ग के थे, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं। लेकिन यूरोप में जहाँ से हर चीज़ों का उदय हुआ है, जहाँ से हर मशीनों की उत्पत्ति हुई है, वैसे देश में जो खुद को आधुनिक मॉडर्न कहते हैं, वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था। 1928 में उनको वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो लोकतंत्र तो व्याप्त थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी। कुछ चीज़ों पर जनता को अधिकार नहीं दिए गए थे।
लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत, देखिए भारत वाकई में कहता हूं ना कि भारत वाकई में महान देश है, महान देश है। भारत का बराबरी कोई नहीं कर सकता। अमेरिका तो आज़ाद काफ़ी साल पहले हो चुका था, लेकिन तब उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन भारत को देखिए, भारत जैसे ही आज़ाद होता है और भारत में पहला चुनाव होता है, पहले चुनाव से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये है भारत, ये है हमारा देश, सबसे प्यारा भारत। तो हम में और बाकी देशों में काफ़ी फ़र्क है। हमारे यहूदियों को लोगों ने भगा दिया, यूरोप ने जो है उन्हें बसाया हालांकि इजराइल में, लेकिन अरब कंट्री से उन्हें भगा दिया गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहूदियों को बसाया। ईरान से पारसियों को भगा दिया गया, हमने पारसियों को बसाया। तो हम लोग क्या कि सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, सभी जातियों को लेकर चलते हैं। ये भारत जैसे देश में लगभग 20 से 25 देशों के शरणार्थी आराम से रहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं लोकतंत्र के लहर की। लोकतंत्र का जो प्रथम लहर था ना, वो 1828 से 1926 के बीच चला और इस दौरान 33 देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई, जिन पर मुख्यतः अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। इस तरह इस लहर के साथ 1922 से लेकर 1942 के बीच एक प्रति लहर चला, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में 11 लोकतांत्रिक देश बचे। इस प्रति लहर के कारण ठीक है, कहीं मंदी आ गया, कहीं साम्यवाद, कहीं फांसीवाद और कहीं नाजीवाद का उदय हुआ। लोकतंत्रीकरण का दूसरा चरण 1943 से लेकर 1962 तक चला। ठीक है, इस बीच जो है लगभग 52 देश क्या हुआ, ये लोकतांत्रिक देश खुद को बतलाने लगे कि हम भी लोकतंत्र में आ गए। वहाँ पर पहले लोकतंत्र नहीं था। यानी लोकतंत्र जो आज जो लोकतंत्र है, ये ऐसा ही नहीं आ गया, ऐसे ही पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो गई। प्रथम लहर चला, कुछ देश आए, 33 देश आए। फिर दूसरा लहर चला, 52 देश लोकतंत्र में आए। अब लोकतंत्र का जो तीसरा लहर है वो 1974 से लेकर 1989 तक चला, जिसमें लगभग 65 देश जो है ना, ठीक है, वो लोकतंत्र में क्या हुए, शामिल हुए। अब हम बात करेंगे प्रक्रियात्मक आयाम। लोकतंत्र के 2 आयाम होते हैं, एक होता है प्रक्रियात्मक आयाम और एक होता है वास्तविक आयाम यानी मौलिक आयाम। अब देखिए प्रक्रियात्मक आयाम है क्या, तो प्रक्रियात्मक आयाम इसे न्यूनवादी भी कहते हैं। तो प्रक्रियात्मक आयाम अपना ध्यान केवल लोकतंत्र की प्राप्ति की प्रक्रिया अथवा साधनों पर केंद्रित करता है कि हमें लोकतंत्र कैसे प्राप्त करना चाहिए। अगर रसिया है या चाइना है, ठीक है, तो चाइना के लोग इस बात पर विचार करेंगे, इस बात का प्रक्रिया का मतलब कि ये करेंगे, सोचेंगे कि हम लोकतंत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, प्रक्रियात्मक आयाम। यानी मतलब प्रक्रिया के बाद कुछ अप्लाई करने के बाद जो अपने देश में वो क्या लाएंगे, लोकतंत्र को लाएंगे। तो ये होता है एक उनका आयाम। और दूसरा होता है वास्तविक आयाम। तो वास्तविक लोकतंत्र जो है वह प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की कमी को दूर करने का प्रयास करता है। यानी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो क्या कमियां हैं, ठीक है, तो उन्हें वो दूर करता है। तो वो कौन दूर करता है, वो वास्तविक लोकतंत्र दूर करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक आयाम और अधिकतम आयाम या वास्तविक आयाम। देखिए, प्रक्रियात्मक आयाम को न्यूनतम आयाम कहते हैं और वास्तविक आयाम को अधिकतम आयाम कहते हैं। लोकतंत्र के 2 आयाम होते हैं, एक प्रक्रियात्मक और एक वास्तविक। तो जो प्रक्रियात्मक आयाम है ना, वो अपना ध्यान केवल लोकतंत्र की प्राप्ति की प्रक्रिया पर करता है। यानी हमें लोकतंत्र कैसे प्राप्त करना चाहिए, इस पर वो ध्यान देते हैं। अब चाइना की बात करें, वहाँ पर राजतंत्र है, ठीक है, कभी इंग्लैंड में भी कभी राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन राजतंत्र से वो लोकतंत्र बना तो वो एक प्रक्रिया के दौरान बना। तो जब प्रक्रिया है कि हम राजतंत्र से लोकतंत्र में कैसे तब्दील हो जाएं, हम राजतंत्र देश से लोकतांत्रिक देश कैसे बने, तो ये जो प्रक्रिया है ना, उसे कहते हैं प्रक्रियात्मक आयाम। ठीक है, अब देखिए, अब है वास्तविक आयाम। तो वास्तविक आयाम उस आयाम को कहते हैं कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो कमियां हैं उसको जब दूर करने का हम प्रयास करते हैं, और दूर करने के प्रयास में जो चीज़ें हम उन पर लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं कि इसमें कमियां क्या है। ठीक है, आखिर प्रक्रियात्मक आयाम में क्या कमियां थी, क्या कमियां है कि एक देश राजतंत्र से लोकतंत्र ठीक से नहीं बन पाया। तो उस कंडीशन में उन जो कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक आयाम। ठीक है, तो उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। देखिए, लोकतंत्र के ना
कई प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी पूरे डेमोक्रेसी में, पूरे लोकतंत्र में और सरकार में लोगों का सीधा क्या रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा। लोग सीधे सरकार से बात कर पाएंगे, लोग सीधे चाहेंगे तो कानून बदल पाएंगे। उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट जनता का क्या रहेगा, वहाँ पर पावर रहेगा, जनता के पास शासन रहेगा, जनता के पास अधिकार रहेगा। अब अगर एग्जाम्पल का बात करें तो प्राचीन यूनानी नगर राज्य, ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या था, एक उदाहरण था। तो प्रत्यक्ष आप समझ गए। अब बात करेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र ठीक इससे उलट है। वैसा लोकतंत्र जहां पर जनता सरकार से सीधी बात ना करके जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जैसे भारत में हम अपने क्या करते हैं, हम एमएलए एमपी चुनते हैं और एमएलए और एमपी संसद में जाकर क्या करते हैं, सरकार से बात करते हैं, उनसे मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदात्मक। तो जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है ना, वो वैसे देशों में पाए जाते हैं जैसे चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ठीक है, यानी वहाँ पर एक एक व्यक्ति ही पूरे देश का मालिक रहेगा। चाइना में क्या है, शी जिनपिंग ही वहाँ का मालिक है। रशिया में क्या है, रशिया का मालिक कौन है, मालिक ही मैं कहूँगा ना, क्योंकि लोकतंत्र तो वहाँ है नहीं। तो मालिक कौन है रशिया का, व्लादिमीर पुतिन है। उत्तरी कोरिया की बात करें तो वहाँ पर कौन है, साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया में कौन है, किम जोंग उन है, वहाँ देश का मालिक है, जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। तो जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है ना, उसकी कई कमियां होती है, लेकिन जो संसदात्मक लोकतंत्र होता है उसकी कोई कमी नहीं होती। उसकी कमी सिर्फ एक ही होती है कि वो स्थिर नहीं होता। 5 साल के लिए है ये बीजेपी है तो अगले 5 साल में उसको कांग्रेस आ जाए, फिर अगले 5 साल में कोई और पार्टी आ जाए, फिर अगले 5 साल में कोई और पार्टी आ जाए, तो स्थिर नहीं है वो। लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो स्थिर होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का ही क्या होता है, शासन होता है। चलिए, अब आगे हम जानेंगे लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में। तो लोकतंत्र के कई सिद्धांत हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र है, कुलीनवादी लोकतंत्र है, बहुलवादी सिद्धांत है, सहभागी लोकतंत्र सिद्धांत है, विमर्शी है, जनवादी, समाजवादी, विश्ववादी और ई लोकतंत्र। इसे बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय लोकतंत्र। देखिए, शास्त्रीय नाम से स्पष्ट है कि हम यहाँ पर पुरातन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो आज से अगर तकरीबन आप 500-600 हज़ार साल पहले चले जाएं तो शासन व्यवस्था क्या ऐसी थी, नहीं थी। लोकतंत्र था, नहीं था। तो वहाँ पर सरकार चलते कैसे थे, गांव-गांव तक राजा का पैगाम पहुँचता कैसे था, बैठकों के द्वारा। अगर कोई नियम, ठीक है, अगर कोई नियम देश में लागू करना है तो उस टाइम टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रेन नहीं था, बसेस नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। तो सरकार का जो एक नियम सरकार को ये अप्लाई किया कि महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये नियम गांव तक कैसे पहुंचेगी, बैठकों के माध्यम से। राजा के सिपासलार आएंगे, लोग आएंगे, गांव-गांव में बैठक करेंगे कि आपको जो है मतदान करने का अधिकार दिया गया, ये जो है देश में यह नया नियम लागू किया गया। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, इस प्रकार से जो है नियम लागू किए जाते थे बैठकों के माध्यम से। तो उसे कहते हैं क्या, शास्त्रीय लोकतंत्र। लोकतंत्र तो था लेकिन शास्त्रीय था, ठीक है, उसका एक क्या था, पुराना पद्धति था। अब देखिए, अब शास्त्रीय लोकतंत्र में क्या था, इसमें महिलाओं, दासों और प्रवासियों को नागरिकता से वंचित रखा गया था। यानी वोट देने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं था। ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना ही उन्हें वोट में भाग लेने का अधिकार था, ना ही सरकार के किसी मसलों में वे अपनी राय दे सकते थे। उसी प्रकार जो दास थे, जो गुलाम थे, उन गुलामों को भी इन सभी चीज़ों से वंचित रखा गया था। चलिए, अब बात करेंगे हम कुलीनवादी सिद्धांत के बारे में। देखिए, कुलीनवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सरकार है और उस सरकार में क्या किया गया, जो अत्यधिक पैसे वाले हैं, जो जमींदार हैं, उन्हीं लोगों को सरकार में शामिल किया गया, उन्हीं लोगों से विचार विमर्श किया गया, उन्हीं लोगों से कुछ नियम बदलना है या नियम नहीं बदलना है उसके बारे में क्या किया गया, उसके बारे में उनसे बात की गई। किससे, उन्हीं चुनिंदा लोगों से। यानी सत्ता जो था, ठीक है, वो केंद्रीकृत किस में था, कुलीन में था। यानी जो पैसे वाले लोग थे, सरकार वही चला रहे थे। जैसे आज कांग्रेस सरकार ये बोलती है ना कि मोदी सरकार तो बस एक छलावा है, सरकार तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कुलीनवादी सिद्धांत। कुलीनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत यानी केंद्रीकृत, यानी कुछ 4-5 कुछ चुनिंदा लोग रहेंगे, कुछ चुनिंदा जमींदार बिजनेसमैन रहेंगे, वही सरकार चलाएंगे।
ठीक है, चलिए अब आगे है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत होता है इसके उलट, यानी कुलीनवादी सिद्धांत के उलट। इसमें क्या होगा, इसमें विकेंद्रीकृत सरकार होगा, यानी नीति का निर्माण जो है ना वो किसके पास रहेगा, वो जनता के पास रहेगी। वो हम डिसाइड करेंगे कि नियम क्या होगा, कानून क्या होगा। अब कुछ दिन पहले किसान कानून सरकार ने लाई थी, हम लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, क्या हुआ, सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ गया। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले जो है SC/ST कानून में बदलाव किया जा रहा था, हालांकि वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या कर दिया गया, उसमें भी लोगों द्वारा जो है ट्रेन जला दिया गया, तोड़ फोड़ किया गया। सरकार को क्या करना पड़ा, सरकार को बदले में उस नियम को वापस लेना पड़ा, ठीक है। अब आगे है सहभागी लोकतंत्र। देखिए सहभागी यानी आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है, हमें वोट देने का अधिकार है, यानी लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं, हम भाग ले रहे हैं, चुनाव में हम हिस्सा ले रहे हैं। अब चुनाव हो रहा है तो उसमें जो चुनाव में जो खड़े होते हैं उम्मीदवार, सिर्फ वही खड़े नहीं होते, ठीक है, सिर्फ वही भाग नहीं ले रहे होते, हम उन्हें चुनते हैं, हम वोट देते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। हम भी बोल सकते हैं कि आपको जो हमने MP या MLA बनाया, हमने बनाया है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सहभागी हैं, ठीक है, उनको बनाने में हमारा योगदान है, हम भी उसमें हमने भी उसमें भाग लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि सहभागी, ठीक है, लोकतंत्र। आया समझ में। चलिए अब बात करेंगे हम, आगे है विमर्शी लोकतंत्र। देखिए तो समझिए, विमर्शी लोकतंत्र का तर्क है कि राजनीतिक निर्णय नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण और तर्कसंगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि देश में अगर हम कोई नियम लाते हैं या कोई कानून में बदलाव करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इस कानून को अप्लाई करने से, देश में लागू करने से पहले यह देखना होगा कि यह जनता के लिए न्यायपूर्ण है या नहीं, और उसके बाद इसमें तर्क होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ये लागू करने से ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। यानी पूरा का पूरा तर्क डिबेट करने के बाद और ये देखने के बाद कि ये नियम जनता के लिए अच्छा होगा या नहीं, ठीक है, उसके बाद ही जो है उस नियम को लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं विमर्शी लोकतंत्र, ठीक है। अब आगे है जनवादी लोकतंत्र। जनवादी लोकतंत्र को अगर साम्यवादी लोकतंत्र कहे तो गलत नहीं होगा। जनवादी लोकतंत्र का पूरा जो मॉडल है, ठीक है, उसका निर्माण किया गया है साम्यवादी परंपरा के अंतर्गत ही, यानी साम्यवाद यानी मार्क्सवाद, ठीक है। चाइना में जो सरकार है, रूस में जो सरकार है, ठीक है, ये सभी सरकारें क्या है, साम्यवादी सरकार है। तो वैसे देश यानी चाइना में जनवादी लोकतंत्र है, ठीक है। उसके बाद बात करें रूस की, तो रूस में क्या है, जनवादी सरकार है। चलिए अब आगे है समाजवादी सरकार। समाजवादी लोकतंत्र जनवादी लोकतंत्र से बिल्कुल ऑपोजिट है। समाजवाद का मानना है कि हम सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलेंगे, समाज को उन्नत कैसे बनाएंगे इस पर बात करते हैं कौन, समाजवादी। यानी एक समाज, आधुनिक समाज कैसे बनेगा, एक समाज जो है अच्छा समाज कैसे बनेगा, इस पर बात करता है कौन, समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र बिल्कुल साम्यवादी या जनवादी लोकतंत्र से बिल्कुल क्या है, उलट है। चलिए अब बात करेंगे विश्ववादी लोकतंत्र। देखिए विश्ववादी लोकतंत्र का सीधा मतलब समझिए कि वैसा लोकतंत्र, ठीक है, जो पूरे विश्व में लागू हो। अब अमेरिका में कौन सा नियम लागू है, भारत में कौन सा नियम लागू है, तो भारत और अमेरिका में कुछ कुछ समानताएं हैं लोकतंत्र को लेकर। भारत में और ब्रिटेन में समानताएं हैं लोकतंत्र को लेकर, भारत में और फ्रांस में, भारत में और जर्मनी में, भारत में और जापान में, भारत में और इटली में, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ समानताएं हैं लोकतंत्र को लेकर। तो उन्हीं लोकतंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, विश्ववादी लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए विश्ववादी लोकतंत्र आया कैसे। अब मान लीजिए अमेरिका का कोई नियम, ठीक है, लोकतंत्र का कोई नियम जो है पूरे विश्व को पसंद आ रहा है। अब मान लीजिए अमेरिका ने अपने जनता के लिए क्या किया है कि प्रधानमंत्री, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उन्होंने साल में 1 महीना चुना है कि हम जो है जनता से रूबरू बात करेंगे, ठीक है। ये अमेरिका ने एक नियम बनाया कि जनता से सीधे हम बात करेंगे, ठीक है। अब इस नियम को अगर मान लीजिए सारे विश्व का देशों ने अपना लिया तो इसे कहेंगे विश्ववादी लोकतंत्र। मतलब एक नियम जो जनता के हित में है, उस नियम को सभी देशों ने क्या किया, एक देश को देखकर सभी देशों ने अपना लिया। हमने अपना लिया, ब्रिटेन ने अपना लिया, फ्रांस ने, इटली ने, कनाडा ने, ब्राज़ील ने, मैक्सिको ने, सभी ने अपना लिया, ठीक है। तो उसे कहेंगे विश्ववादी लोकतंत्र। मतलब वैसा नियम या वैसा कानून जिस पर सहमति पूरे विश्व की हो, उसे कहते हैं विश्ववादी लोकतंत्र।
अब हमारे सामने आखिरी है ई लोकतंत्र। अब देखिए ये ई लोकतंत्र क्या है। ई लोकतंत्र मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा भाई, ई है तो ठीक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र हमने पहले पढ़ा कि हम लोग एमपी और एमएलए चुनते हैं, तो वो क्या है, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को और अधिक बनाने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं, हम कुछ नियम लगाते हैं। तो उसी नियम को हम लोग क्या करते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र या ई लोकतंत्र कहलाता है। देखिए ई लोकतंत्र का अर्थ है कि वैसा लोकतंत्र ठीक है जिसको हम और भी अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किसको, लोकतंत्र को और अच्छा बनाने के लिए। जैसे अभी सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है, अभी मान लीजिए कुछ देर के लिए, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी क्या हो रहा है कि सरकार जो है देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। सरकार ने कहा कि हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, हम जनता से पूछेंगे ठीक है। तो सोशल मीडिया में सरकार देखती है कि सोशल मीडिया में जो है यूसीसी के पक्ष में कितने लोग हैं, यूसीसी के विपक्ष में कितने लोग हैं। तो अधिक अगर जो है वोट है वो सरकार को यूसीसी के पक्ष में लोगों का रहेगा, तो सरकार ये देख लेगी कि अधिकतर लोग जो है चाहते हैं कि देश में यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। यानी लोकतंत्र को और भी आसान बनाने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ई लोकतंत्र कहते हैं ठीक है। तो उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। अब आगे का हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक है विदेश नीति आयाम लोकतंत्र को प्रोत्साहन। देखिए किसी भी देश, कोई भी देश तरक्की करेगा या नहीं करेगा, यह पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके विदेश नीति पर। आपकी विदेश नीति कैसी है, अगर आपकी विदेश नीति काफ़ी मजबूत है तो बिल्कुल हम उम्मीद रख सकते हैं कि आपका देश बिल्कुल आगे जाएगा। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से अच्छी रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने हित की बात करता है। अगर वो भारत से बिजनेस कर रहा है तो इसमें वो बिल्कुल देखेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं ठीक है। इसलिए अमेरिका इतना तरक्की किया। भारत की जो विदेश नीति है वो पहले काफ़ी कमज़ोर रही थी, काफ़ी कमज़ोर थी। भारत दूसरे देशों से बिजनेस तो कर रहा था लेकिन भारत डर रहा था। अमेरिका भारत को धमका रहा था कि आप जो है ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे, इराक से तेल नहीं खरीद पाएंगे, तो भारत डर रहा था। लेकिन आज देखिए, आज एस जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद भारत डर नहीं रहा है। रूस को भारत में अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए कि रूस से जो भी बिजनेस करेगा हम उसको क्या करेंगे, उसको बेदखल कर देंगे अपने बिजनेस से। लेकिन उसके बावजूद सभी देशों ने रूस से क्या किया, मुंह मोड़ लिया। लेकिन भारत तब भी रूस से तेल खरीदता रहा और सस्ते में खरीदता रहा और यूरोप को बेचता रहा। यानी भारत डरा नहीं। भारत ने कहा कि भाई भाड़ में गया तुम्हारा नियम, भाड़ में गई तुम्हारी विदेश नीति, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। अगर भारत के हित में है रूस से पेट्रोल खरीदना, मैं खरीदूंगा ठीक है। हार्ली डेविडसन पर जो है भारत ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया था, 100% टैक्स क्या किया था, इंडिया ने बढ़ा दिया था। अमेरिका में जो गाड़ी है, बाइक है, हार्ली डेविडसन कंपनी, इंडिया ने बढ़ा दिया था। इंडिया ने कहा कि मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें बेचना है बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो भाई, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सीधी सी बात है। हमारी इंडियन कंपनी हीरो होंडा, जो हीरो है और जो बजाज है ना, ये काफ़ी है भाई मेरे दोस्त ठीक है हमारे लिए। तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हार्ली डेविडसन। बेचना है तो हमारे नियम पर बेचो, नहीं बेचना तो वापस लेके चले जाओ। हमें हार्ली डेविडसन की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। अब बात करते हैं S-400 की। रसिया में सैंक्शन लगाया किसने, अमेरिका ने। सैंक्शन का मतलब होता है कि अमेरिका ने कह दिया कि जो भी देश रसिया से बिजनेस करेगा हम उसे बाइकआउट करेंगे, हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। इस डर से कई देशों ने रूस के साथ जो है बिजनेस क्या किया, बंद कर दिया। भारत ने बोला भाई भाड़ में गया तुम्हारा नियम और भाड़ में गई तुम्हारी धमकी ठीक है। हम लोग रूस से हथियार खरीदते थे ठीक है, और S-400 हम खरीदेंगे ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। S-400 जो है हमने खरीद लिया। यानी भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कह रहा है क्या नहीं। हमारे हित में जो है, भारत के हित में जो है, हम वही करेंगे
ठीक है। तो कोई देश तरक्की कैसे करेगा नहीं करेगा ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पर, विदेश नीति पर। अब लोकतंत्र पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम हैं लोकतांत्रिक देश, हम बिजनेस कर रहे हैं चीन के साथ जो क्या है राजतंत्र है, तो हमारे मत नहीं मिलेंगे, हम कुछ और सोचेंगे वो कुछ और सोचेगा, वो वहाँ के लोगों के फायदे के लिए कम सोचेगा, लेकिन हमारी सरकार लोगों के फायदे के लिए अधिक सोचेगी। तो हम चाहेंगे कि जो माल चाइना से हम इंडिया में लाएंगे खरीदेंगे वह सस्ते दामों पे हम खरीदें ताकि जनता को कम मूल्य जो है उस पर चुकाना पड़े। लेकिन एक राजतांत्रिक देश क्या सोचेगा कि नहीं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, हमारे पास तो एक ही पार्टी है, हमारे देश में एक ही सरकार है, हम जो चाहेंगे हम इस सामान को 20 रुपये में बेचेंगे। तो जनता को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता को तो हमने अधिकार दिए ही नहीं है कि वो महंगाई पर सवाल कर सके। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में अगर सरकार 10 रुपए के पेट्रोल को 20 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा, भारत के लोग विद्रोह करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, सरकार पर क्या बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। तो सरकार चाहती है कि हम जो है सस्ते दामों पे आपसे बिजनेस करें। लेकिन चाइना क्या सोचेगा, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, हम 20 में बेचे या 30 में बेचे, आदमी को क्या करना पड़ेगा, आदमी को खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका जो है लोकतंत्र का जो प्रभाव है ना वो पड़ता है किस पर, विदेश नीति पर। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से विस्तार से समझा पाया हूं। अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि दोस्तों हुई होगी, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो 24/7 व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके फ़ोन करके मुझसे समझ सकते हैं, या कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास जरूर करूंगा। असाइनमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। समय अभी नहीं है, जल्दी से असाइनमेंट लेकर बना लो यार, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, लेट से सबमिट करोगे तो होगा यह कि आपका जो नंबर है ना वो अपडेट जल्दी नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट जल्दी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।